हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं द्विध्रुव आघूर्ण और बद्ध आघूर्ण की। ये आपके फाइनल सूत्र के आगे वाला टॉपिक है। अब आपको ये पढ़ना है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और ये बद्ध आघूर्ण क्या होता है, दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे है। द्विध्रुव आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता, इससे आपको क्या पता चलेगा, ये आपको क्यों दिया हुआ टॉपिक में। जैसे फाइनेंस नियम में आपको पता लगाना था कि सहसंयोजक लक्षण होते हैं किसमें, आयनिक बंध में। देखो अब यहाँ पे बात समझने की है, ये बातें बहुत दिनों को समझ में नहीं आती कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो हम क्या कहें, आयनिक बल। क्या, एक तो होता है आयनिक बल, दूसरा कौन सा होता है, सहसंयोजक बल। सहसंयोजक बल। अब पहला जो है आयनिक बल, आयनिक बल 100% आयनिक नहीं होता। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ गुण सहसंयोजक हो गए। क्या होते हैं, सहसंयोजक। उसी प्रकार इसमें भी होता है सहसंयोजक बल में, ये भी 100% सहसंयोजक नहीं होता, इसमें कुछ गुण कैसे होंगे, आयनिक के। अब बात समझना, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण या सहसंयोजक प्रतिशत बताने के लिए जो नियम है उसको बोलते हैं फाइजेंस नियम। कौन सा, फाइजेंस नियम। बात ये यहाँ की। तो अगले जो इससे अगले वाले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइजेंस नियम, वो आयनिक बंध में पढ़े थे। आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण निकालने के लिए कौन सा, फाइजेंस नियम। अब सहसंयोजक बंध में कौन सा लक्षण निकालना है, आयनिक प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालना है। इसके आगे वाला टॉपिक वही है, आयनिक प्रतिशत आयनिक लक्षण किसमें, सहसंयोजक लक्षण में। वो कौन बताएगा, वो बताएगा द्विध्रुव आघूर्ण। कौन बताएगा, ये बातें समझ में नहीं आती, इसमें उलझे रह जाते हो आप। तो आयनिक बंध में अगर कौन सा निकालना है, सहसंयोजक लक्षण, तो कौन सा नियम लगाएंगे, फाइजेंस नियम। अगर आपको सहसंयोजक बंध में आयनिक निकालना है लक्षण, तो कौन सा निकालना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बद्ध आघूर्ण क्या होता है, जिससे हम क्या समझेंगे, सहसंयोजक बंध में प्रतिशत लक्षण पढ़ेंगे आयनिक का। ये आप तक नोट कर लो बातें, ठीक है। ये काम आ जाएगी, ये क्या आपका बेस हो गया। अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे, एक द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या और इससे क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या नोट्स बनाओगे, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखोगे, द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताता है, देखो ये दो बातें बताता है। एक तो कोई पी अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय, क्या बात समझ लेना, ध्रुवीय या अध्रुवीय। यानी कि ध्रुवीय को बोलते हैं पोलर, क्या बोलते हैं, पोलर। और इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो कोई भी अणु ध्रुवीय है क्या, ध्रुवीय, ये कौन बताएगा, द्विध्रुव आघूर्ण बताएगा। और दूसरा हमने भी बोला, ये क्या निकालेगा, प्रतिशत आयनिक लक्षण। क्या निकालेगा, प्रतिशत आयनिक लक्षण। हाँ, फाइजेंस नियम क्या निकालता है, प्रतिशत सहसंयोजक लक्षण। आयनिक लक्षण निकालेगा किसमें, सहसंयोजक बंध में। तो ये बात है, ये दो बातें पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वापस आते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखो आपने कोई भी एक अणु देखा होगा, देखो अभी अणु और परमाणु की बात होगी, ध्यान से समझ लेना। मैंने लिखा H2, दो हाइड्रोजन परमाणु ऐसे बंध बने हुए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और दूसरा एक एग्जांपल लिखा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड या HCl। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बने हुए, क्लोरीन से, और इसमें हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बने हुए, क्लोरीन से। अब अगर मैं बात करूं कि जो H2 है, हाइड्रोजन अणु, और ये कौन सा है, जैसे मैं इसमें से HCl अणु की बात करूं, तो जैसे कि आपको बोला जो हाइड्रोजन अणु है वो कैसा है, ध्रुवीय है या अध्रुवीय, और HCl अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय, वो बताना है। तो मैं डाइपोल मूवमेंट की मदद से बताऊंगा। अब डाइपोल मूवमेंट जो है वो किसके ऊपर, उसकी बेस टिका हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या, कि अगर आपको कोई अणु दिए हुए, अणु में दो परमाणु होंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। अगर इन परमाणुओं में विद्युत ऋणता का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, तो वो क्या होगा, ध्रुवीय। अब आप कैसे बता, अब देखो अगर समान है, दोनों हाइड्रोजन है, तो इसकी विद्युत ऋणता जितनी होगी उसकी भी इतनी होगी, तो दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है। तो माना ये दो, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जितना खींचेगा, ये भी हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, तो मतलब ना पॉजिटिव इधर आएगा ना नेगेटिव इधर आएगा, तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं आया, कोई ध्रुव नहीं बना, तो ये कैसा होगा, अध्रुवीय। क्या होगा, अध्रुवीय।
दूसरी मैं बात करूं HCl की। अब आपको पता है हाइड्रोजन विद्युत ऋणी ज्यादा होता है कि क्लोरीन, आपको सबको पता है क्लोरीन विद्युत ऋणी ज्यादा होता है। तो ये देखो इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋण आवेश। ये इसको बोलते हैं डेल। डेल का मतलब पूरा नहीं खींचा है, अपनी ओर खींच लिया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया। इसलिए अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके ऊपर कौन सा है, माइनस। लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ओर गए, क्लोरीन को। इसकी मतलब इसके इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थोड़ी, तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल प्लस। अब आपको देखा होगा कि यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का निर्माण हो चुका है आंशिक रूप से, तो मतलब आवेश, तो इसे ध्रुव का निर्माण हो चुका है, धनात्मक ध्रुव और ऋणात्मक ध्रुव, तो इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय। अब जो आवेश आते हैं ना, आवेश से बनेगा द्विध्रुव आघूर्ण। इतनी बातें समझ में आएगी। अब मैं द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखने वाला हूं, उसका फॉर्मूला लिखने वाला हूं, ठीक है, कि कैसे आते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वापस आएंगे। देखो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है कि कोई भी जो आपका अणु है, जैसे मैंने HCl लिखा, तो किसी अणु में धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश में से किसी एक का मान, आवेश का मान इंटू उन आवेशों के मध्य की दूरी b, उसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, उसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो अभी वापस लिखा रहा हूं, ये म्यू क्या है, म्यू तो है द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है, आघूर्ण। क्यों क्या है, आवेश का मान, कोई भी आवेश लेना, या तो धनात्मक आवेश या कोई भी ले सकते हो, आवेश का मान। इसका मतलब जिसमें अध्रुवीय अणु होंगे, अध्रुवीय अणु में ना प्लस बनेगा ना माइनस बनेगा, इसका मतलब उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। तो जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0, वो कैसा होंगे, अध्रुवीय। इसके आधार पर बताएंगे द्विध्रुव आघूर्ण 0 कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। अब b क्या होगा, आवेशों के मध्य की दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी अणु में आवेशों का मान तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। लिखो अपने नोट में, लिखो किसी अणु में आवेशों का मान तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और ये एक सदिश राशि है। अब आप बोलेंगे क्या है, सदिश राशि। अब आगे पढ़ेंगे इसमें सदिश राशि का मतलब ये काम आएगी हमारे, ये सदिश राशि है। अब एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं। अब आपको द्विध्रुव आघूर्ण जो है, क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा, सदिश है तो दिशा बतानी पड़ेगी। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है, देखो अभी मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। HCl क्या है, द्विध्रुव अणु है, तो उसमें प्लस और माइनस का निर्माण हुआ है, तो प्लस से माइनस होगी या माइनस से प्लस। देखो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में अलग बता, लेकिन फिजिक्स का तो आपको पढ़ना ही है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सिर्फ खेल किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ओर दिशा होगी। अब आप देखो, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब दिशा कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको ऐसे बनाते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है, या तो बोलो कम विद्युत ऋण से अधिक विद्युत ऋण की ओर, या बोलेंगे कम इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन की ओर। ये बात है, एक ही दूसरे से। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, कम विद्युत ऋणी अणु से, विद्युत ऋणी परमाणु बोल दो, क्योंकि विद्युत ऋणी परमाणु से क्या बता रहे हैं, दिशा बता दो, क्या बता, दिशा, अधिक विद्युत ऋणी। ये काम आएगा जब हम निकालेंगे कि कौन सा अणु द्विध्रुव, ध्रुवीय है या ध्रुवीय, और प्रतिशत आयनिक लक्षण में भी काम आएगा। तो ये ध्यान से पढ़ना है, कम से अधिक विद्युत ऋणी तो आज के लेक्चर में हम इतने पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर बनेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।